मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग दबाव समूह द्वारा अपनाए गए तरीका या कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही राजनीतिक दल और दबाव समूह में भी अंतर का अध्ययन करेंगे। दबाव समूह अपने हितों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग ढंग से कार्य करने के तरीके अपनाते हैं। प्रत्येक दबाव समूह का कार्यात्मक व्यवहार भी अलग अलग होता है। इसी कारण उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हित साधन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अपने हितों की प्राप्ति के लिए दबाव समूह द्वारा इन साधन या तकनीकों के द्वारा काम में लाई जाती हैं। नंबर 1, लॉबिंग। सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए हित या दबाव समूह के सदस्य विधानमंडल के विधायकों से साठगांठ करते हैं। यही साठगांठ विधायकों को दबाव समूह के हित में नीति बनाने को बाध्य कर देती है। वे अपने प्रबल समर्थक विधायकों द्वारा विधानमंडल में अपने हितों की मांग रखते हैं और मजबूत लॉबी के कारण प्राय सफल भी हो जाते हैं। अपनी लॉबी मजबूत करने के लिए वे विधायकों को रिश्वत देने से भी नहीं चूकते। अमेरिका में इस प्रकार की मजबूत लॉबी वाले हजारों दबाव समूह हैं जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड भी हैं। यहाँ पर कानून निर्माण में इस लॉबिंग प्रक्रिया का व्यापक प्रभाव है। भारत में भी इस प्रकार की लॉबिंग वाले कुछ औद्योगिक घराने हैं जो नीति निर्माण की प्रक्रिया को सीधे संसद में भी प्रभावित करते हैं। नंबर 2, जनमत को प्रभावित करना। दबाव समूह अपना पक्ष मजबूत करने के लिए जनता से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं। अपनी वाक्पटुता के बल पर इनके सदस्य जनमानस में अपनी समस्याओं का प्रचार करते हैं ताकि जनता की सहानुभूति भी प्राप्त की जा सके। इसके लिए वे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सार्वजनिक सभाएं तथा प्रचार आदि के साधन अपनाते हैं। ये जानते हैं कि जनमत यदि उनके पक्ष में हो गया तो उनके हितों को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। लोकतंत्र में तो जनमत ही एक ऐसा अस्त्र है जो सरकार की नीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए ये प्रतिवर्ष या मासिक रूप में अपनी विशेष रिपोर्ट, पुस्तिकाएं आदि भी प्रकाशित करवाते रहते हैं। नंबर 3, चुनाव। यद्यपि कोई भी दबाव समूह चुनावों में न तो प्रत्यक्ष रूप से अपने उम्मीदवार खड़ा करता है और न ही सरकार में शामिल होने की लालसा रखता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक दबाव समूह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है। सभी दबाव समूह चुनावों के समय अपने सहयोगी राजनीतिक दलों को आर्थिक मदद भी देते हैं और चुनाव प्रचार में सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी करते हैं। उनकी सदैव यही इच्छा रहती है कि उनके समर्थक दल ही संसद में जाकर सरकार बनाएं ताकि उनके हितों का पूरा सम्मान हो सके। उनका चुनावी कार्यक्रम पर्दे के पीछे से ही चलता है। उन्हें पता होता है कि यदि किसी दल या उम्मीदवार का खुला समर्थन किया गया तो कालांतर में उस दल का सरकार में प्रभाव समाप्त होते ही उनको ही अधिक हानि होगी। कई बार तो वे टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी यही इच्छा रहती है कि उनके चहेतों को ही टिकट मिले और वे चुनाव जीतकर सरकार बनाएं। कई बार उनकी यह इच्छा पूर्ण हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं। लेकिन दबाव समूह हार नहीं मानते, वे अगले चुनाव में के लिए साठगांठ कर लेते हैं। इस तरह यह लुका छुपी का खेल खेलते रहते हैं और अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयास जारी रखते हैं। नंबर 4, विधायिका को प्रभावित करना। दबाव समूह चुनावों में राजनीतिक दलों की सहायता इसी कारण करते हैं ताकि विधायिका में उनके हितों का ख्याल रखने वाले पहुंच जाएं। वे संसदीय दल के व्यक्तियों के नामजद होने से सरकार में पहुंचने तक उनका पूरा ख्याल रखते हैं। विधायिका को प्रभावित करने के लिए तरीके प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होते हैं। ब्रिटेन जैसे संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में ये अनुशासित ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन अमेरिका में ये शक्तियों के पृथक्करण के कारण
विधायिका का पूरा फायदा उठाने में सफल रहते हैं। यहाँ पर दल के सचेतकों द्वारा विधायकों पर कठोर नियंत्रण न होने के कारण ये रिश्वत आदि साधनों द्वारा अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। भारत, इटली तथा फ्रांस में ये संसद समूह से बाहर रहकर ही सक्रिय रहते हैं। वे अपने हितों को प्राप्त करने के लिए विधायिका को प्रभावित करने के चक्कर में कई बार तो असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये दबाव समूह विधायिका की समितियों के आसपास ही अधिक केंद्रित रहते हैं। कई देशों में तो विधायक की समितियों पर दबाव समूह का पूरा प्रभाव है। इस प्रकार दबाव समूह अपने हितों को प्राप्त करने के लिए विधायिका को भी प्रभावित करने का पूरा प्रयास करते हैं। नंबर 5, कार्यपालिका पर दबाव। अनेक देशों में दबाव समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यपालिका तक को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अध्यक्षात्मक देशों में ये राष्ट्रपति के चुनाव में पूरा समर्थन करते हैं और अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों में दबाव समूहों की अहम सक्रियता रहती है। संसदीय सरकार वाले देशों में भी ये विधायिका के माध्यम से कार्यपालिका को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इन देशों में उत्तरदायी सरकार होने के कारण चुने हुए विधायकों को स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, निंदा प्रस्तावों आदि द्वारा मंत्रियों को प्रभावित करने पर जोर डालते हैं और यहाँ तक कि मजबूर कर देते हैं कि उनके हितों को बढ़ावा देने वाली नीति को ही क्रियान्वित करें। यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति किसी दबाव समूह की कृपा से ही विधायक बना हो, उसकी निष्ठा अवश्य ही दबाव समूह के प्रति रहेगी। कार्यपालिका की समितियों पर भी ये अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। अपने हितों के लिए दबाव समूह कार्यपालिका से निरंतर संपर्क बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से दबाव समूह कार्यपालिका पर नियंत्रण व दबाव न बना सकें तो ये अहिंसात्मक तरीके का प्रयोग करके सरकार पर दबाव बनाने से भी नहीं चूकते। भारत में टाटा समूह, बिरला समूह, डालमिया समूह और धीरूभाई अंबानी समूह का कार्यपालिका पर पूरा प्रभाव है। औद्योगिक नीति के निर्माण में इन औद्योगिक घरानों के हितों का ख्याल अवश्य रखा जाता है। नंबर 6, नौकरशाही को प्रभावित करना। दबाव समूह अपने हितों के लिए अधिकारी तंत्र से भी सांठगांठ रखते हैं। आज राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णयों व नीतियों को गति देने में यह नौकरशाही तंत्र ही अहम भूमिका निभाता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा नीति निर्माण के लिए भेजी जाने वाली सूचनाएं इस अधिकारी तंत्र के हाथों से ही गुजरती हैं। नौकरशाही कार्यपालिका व विधायिका को आवश्यक नीति निर्माण के आंकड़े उपलब्ध कराती है। भारत जैसे देश में तो नौकरशाही कार्यपालिका के साथ इतनी अधिक उलझी हुई है कि कई बार लोग नौकरशाही को ही कार्यपालिका समझ बैठते हैं। नौकरशाही को अपने बस में करने के लिए दबाव समूह बेईमानी, घूसखोरी, भाई भतीजावाद जैसे साधनों का प्रयोग भी करते हैं। यद्यपि नौकरशाही पर दबाव समूहों का प्रभाव सभी देशों में बराबर नहीं है। फ्रांस व इटली में एकदलीय व्यवस्था के कारण ये नौकरशाही के साथ ही सांठगांठ रखते हैं। इन देशों में दबाव समूह नौकरशाही को खुश करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी उपायों का सहारा लेते हैं। नंबर 7, न्यायपालिका को प्रभावित करना। दबाव समूह न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका के माध्यम से प्रभावित करने की बजाय न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय ही कार्यपालिका पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अमेरिका और भारत में कार्यपालिका पर इस तरह का दबाव कई अवसरों पर देखा गया है। न्यायपालिका को दूर से भी प्रभावित करने का अधिक प्रयास रखते हैं, क्योंकि न्यायाधीशों का कार्यपालिका तथा विधायिका की तरह चुनाव नहीं होता। अहिंसात्मक साधनों द्वारा न तो न्यायपालिका को प्रभावित करना अपेक्षित है और न ही संवैधानिक। इसलिए वे अपने हितों के लिए कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करवाने के लिए न्यायपालिका की ही शरण लेते हैं। वे पत्र पत्रिकाओं में लेप छापकर, समाचार पत्रों में अपने विचार देकर न्यायाधीशों के मन को प्रभावित करने के प्रयास भी करते हैं। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कानून के विरुद्ध
दबाव समूह ने ही न्यायपालिका के पास अपील की थी। भारत में अनेक जनहितकारी याचिकाएं दबाव समूह ने ही न्यायपालिका में प्रस्तुत की है। नंबर 8, हड़ताल, बंद और प्रदर्शन। दबाव समूह जब अपनी बातें मनमाने में असफल हो जाते हैं तो वे अहिंसक साधनों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। वे हड़ताल करते हैं और आज जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। वे बंद की घोषणा भी करते हैं। कई बार तो वे हड़ताल में विपक्षी दल के विधायकों व समर्थकों तक को भी शामिल करते हैं। अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए वे व्यापक स्तर पर प्रदर्शन भी करते हैं और कई बार मंत्रियों तक का भी घेराव करते हैं। इन सभी गैर कानूनी उपायों का प्रयोग करके वे सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। इन साधनों के सफल रहने पर वे अपने उद्देश्यों में भी कामयाब हो जाते हैं। भारत में इस तरह के साधन दबाव समूह द्वारा आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 9, प्रचार करना। दबाव समूह अपने पक्ष में जनमत को तैयार करने के लिए तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रचार का बहुत सहारा लेते हैं। वे समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी आदि संचार साधनों पर अपने विचारों का प्रसारण करवाते रहते हैं। कई बार दबाव समूह पत्र पत्रिकाओं में भी लेख छपवाते हैं और जनमत को प्रभावित करने के लिए उन्हें निःशुल्क जनता में वितरित करते हैं। उनका प्रभावशाली प्रचार तंत्र शासन वर्ग को भावी संकटों तक का भी आभास करा देता है। इसी कारण भविष्य में राजनीतिक व्यवस्था को संकट से बचाने के लिए सरकार उनकी बात मान लेती है। नंबर 10, अनुनय। कई बार दबाव समूह सरकार से सीधी बातचीत भी करते हैं और प्रार्थना पूर्वक अपनी समस्या भी रखते हैं। सरकार विशाल जनमत की स्वामी होने के नाते उनकी बात को टालने का जोखिम उठाने से बचाने का ही प्रयास करती है और प्राय उनकी मांगें स्वीकार कर ही लेती है। इस तरह अनुनय द्वारा भी दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के प्रयास करते हैं। यदि इस तरीके से उनकी मांग न मानी जाती तो वे सीधी कार्यवाही या सौदेबाजी के साधनों का भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। नंबर 11, गोष्ठियाँ करना। अनेक दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए वाद विवाद तथा विचार विमर्श के लिए गोष्ठियाँ, सेमिनारों, वार्ताओं आदि का आयोजन करके विधायकों तक को भी उनमें बुलाते हैं ताकि अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया जा सके। इससे विधायक व नौकरशाही उनकी मांगों के प्रति जागरूक हो जाती है और नीति निर्माण करते समय उनकी बातों पर ध्यान देती है। भारत में दबाव समूहों के हितों को लेकर कई बार संसद में प्रश्नकाल के दौरान काफ़ी नोकझोंक होती है। जो विधायक दबाव समूह के अनुग्रहित होते हैं वे उनकी समस्याओं को संसद सत्र में जोर शोर से उठाते हैं। नंबर 12, अन्य साधन। दबाव समूह सरकार की नीति को अपनी इच्छानुसार ढालने के लिए विधायिका व कार्यपालिका पर कुछ अन्य तरीकों से भी दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। भारत में बड़े औद्योगिक घराने विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही आदि के रिश्तेदारों, बच्चों आदि को अपने उद्योगों में उच्च पद पर बिठा देते हैं। कई बार वे विधायकों, कार्यपालिकाओं तथा नौकरशाहों को रिश्वत देने का भी प्रयास करते हैं। वे नौकरशाहों को रिटायरमेंट के बाद अपने उद्योगों में उच्च पद देने का वायदा भी करते हैं। इस प्रकार अनेक अनैतिक साधनों से वे सरकारी तंत्र को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के लिए नैतिक तथा अनैतिक, हिंसक तथा अहिंसक, उचित तथा अनुचित सभी प्रकार की तकनीकी अपनाते हैं। उनका तो सदैव एक ही ध्येय होता है, अपने हितों की प्राप्ति के लिए कार्यपालिका तथा विधायिका पर दबाव बनाना। अपने अंतिम विकल्प के तौर पर वे न्यायपालिका की शरण भी लेते हैं। राजनीतिक दल व दबाव समूह में अंतर। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही विद्वान होते हैं। दोनों ही राजनीतिक गतिशीलता में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों आपस में भी घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक दल दबाव समूहों के। इसके बावजूद भी दोनों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। नंबर 1, राजनीतिक दल समुदाय के बहुत सारे वर्गों के
बहुत सारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ तक कि वे पूरे राष्ट्र के हितों की चिंता करते हैं। इसके विपरीत हित समूह या दबाव समूह के उद्देश्य सीमित होते हैं और वे विशेष समूह के हितों की ही देखरेख करते हैं। नंबर 2, राजनीतिक दल अपने विशिष्ट हितों को प्राप्त करने के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने या सरकार का निर्माण करने की बजाय सरकार को प्रभावित करने तक ही सीमित रहते हैं। नंबर 3, राजनीतिक दलों के संगठन का आधार व्यापक होता है, जबकि दबाव समूह का संगठन सीमित होता है। उसके सदस्यों की संख्या राजनीतिक दलों की तुलना में कम होती है। नंबर 4, राजनीतिक दलों की स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है, जबकि दबाव समूह की कोई राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम नहीं होता। उसका संबंध तो हितों की प्राप्ति तक ही सीमित रहता है। नंबर 5, राजनीतिक दल चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और उनको सफलता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसके विपरीत दबाव समूह चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की ही मदद करते हैं। नंबर 7, राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन है, जबकि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन। नंबर 7, राजनीतिक दलों की सदस्यता अन्यन होती है, अर्थात एक व्यक्ति एक ही समय केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक हित या दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। नंबर 8, राजनीतिक दल सरकार के अंदर तथा बाहर दोनों जगह कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह सरकार के बाहर ही कार्य करते हैं। नंबर 9, राजनीतिक दल दीर्घकालीन लक्ष्य रखते हैं, जबकि दबाव समूह के लक्ष्य अल्पकालिक होते हैं। इसी कारण राजनीतिक दलों की तुलना में उनकी प्रकृति कम स्थायी है। नंबर 10, राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि दबाव समूह का संबंध मानव जीवन के किसी विशेष पहलू से होता है। इस तरह राजनीतिक दलों की तुलना में दबाव समूह का कार्य क्षेत्र संकुचित व विशिष्ट होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी राजनीतिक समाज में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने में समान भागीदारी हैं। दबाव समूहों और राजनीतिक दलों में स्पष्ट अंतर तो विकसित देशों में ही देखने को मिलता है, विकासशील देशों में नहीं, क्योंकि विकासशील देशों में तो दबाव समूह आंतरिक संगठनों की दृष्टि से कमज़ोर है।